नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एग्जाम जर्नी में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारा बोर्ड पर जैसे लिखा दिख रहा होगा आपको एनआरए और सीईटी। तो एनआरए और सीईटी को आज समझते हैं क्या है, क्या बदलाव किया गया है किन एग्जामों में, इसको समझते हैं। तो पहले हम एनआरए और सीईटी दोनों की बात करते हैं कि एनआरए क्या है और सीईटी क्या है। एनआरए एक एजेंसी है जिसके थ्रू सीईटी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। समझते हैं, एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सीईटी जो हुआ है वो किन किन एग्जामों के लिए हो, पहले तो हम बात ये करते हैं। तो उसमें एग्जाम आते हैं एसएससी का हुआ, बैंक का हुआ, रेलवे का हुआ। हम जानते हैं कि एसएससी, बैंक और रेलवे में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो सब में प्रीलिम्स होता है, सब में मेंस होता है। तो समझते हैं क्या है इसमें क्या किया गया। तो जो एसएससी के और बैंक के, रेलवे के एग्जाम है, इनमें सब में क्या होता था, प्री होता था, यानी कि सबका अलग अलग प्री होता था इन तीनों एग्जाम में। तो इन तीनों एग्जाम में जब प्री होता तो हर एग्जाम का हमें प्री अलग अलग देने जाना पड़ता था। जैसे एसएससी का प्री हुआ तो उसको हमें अलग देना होता था, और बैंक का प्री हुआ उसको अलग देना होता, और रेलवे का प्री है तो उसको भी हमें अलग जाकर देना होता। तो अब तो ये सीईटी में क्या हुआ है कि इन तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इन तीनों एग्जाम को एसएससी, बैंक, रेलवे को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि इनके सबके लिए एक प्री बना दिया गया। मतलब जो ऐसा एग्जाम ये सीईटी जो हुआ है इन सबके प्री पर अप्लाई होगा। यानी कि अब हमें क्या किया गया है कि ये तीन एग्जाम हैं एसएससी, बैंक और रेलवे, इनके लिए हमें अलग अलग प्री देने की आवश्यकता नहीं है। तभी बदलाव करके क्या एग्जाम में कौन सा देना होगा, सीईटी का एग्जाम देना होगा। तो अगर हम सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, मान लेते हैं कि 100 में से अगर हमारे 65 नंबर आते हैं, तो ये 65 नंबर जो होंगे वो एसएससी के लिए भी मान्य होंगे, बैंक के लिए भी मान्य होंगे और रेलवे एग्जाम के लिए भी मान्य होंगे। अब ये बात अलग होगी कि एसएससी की कट ऑफ मान लेते कुछ और है, और बैंक की यानी आईबीपीएस इसका एग्जाम होता, और ये रेलवे, इन तीनों की कट ऑफ मान लेते, तीनों अलग अलग कट ऑफ है। तो जिसमें ये 7 मान ले तुम्हारे 65 नंबर आए हैं, तो 65 नंबर जिसकी कट ऑफ में आप आ जाएंगे उसके लिए प्री क्वालिफाई हो गया। मान लेते हैं कि एसएससी का रखा गया है 75 का, इसका 60 का, और इसका रखा गया है 75 का। तो इसमें भी आप बाहर हो जाएंगे, इसमें भी बाहर हो जाएंगे। बैंक में 60 प्रीलिम्स का मेरिट रखी गई है कट ऑफ, तो आपके 65 हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी कि इसमें सिर्फ आपको अब क्या देना होगा, मेंस, यानी कि प्री नहीं देना होगा। ये बात थी क्या है। अब देखते हैं आगे क्या है, इसमें और क्या बदलाव किए गए हैं। और जो जैसे मान लेते हैं कि आपने एक बार सीईटी का एग्ज़ाम पास किया, 65 आपके नंबर आए हैं सीईटी एग्ज़ाम में, तो एक बार 65 जो आए हैं उसकी वैलिडिटी होगी 3 ईयर तक। मानी कि ये 3 साल तक जो होगा ये नंबर तुम्हारे 65 मान्य होंगे। ये दूसरी बात, तो इसकी वैलिडिटी हुई 3 साल तक, तो ये 3 साल तक तुम्हारे ये नंबर मान्य होंगे। और एक बात इसमें क्या हुई है कि जो इसका एग्ज़ाम होगा सीईटी का वो हर 6 मंथ पर होगा। तो इसमें एक फ़ायदा क्या है, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे 65 नंबर आए, एसएससी की वैकेंसी में 60 मेरिट गई है, इससे ज़्यादा गई 65 से, तो अगर उसमें तुम एलिजिबल नहीं हो तो तुम क्या कर सकते हो, 6 महीने के बाद दूसरा एग्ज़ाम फिर से दे सकते हो। तो उसमें मान लेते हो तुम्हारे ज़्यादा नंबर आ गए हैं, तो ये फ़ायदा भी इसका एक है, प्रॉफिट इसका हुआ। लेकिन इसका प्रॉफिट के साथ साथ नुकसान भी है। मान लेते हैं कि तुम ये सीईटी का एग्ज़ाम देते जा रहे हो 6 मंथ पर, लेकिन अगर वैकेंसी ही नहीं आ रही है तो ये सीईटी एग्ज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यानी कि इन सबके लिए जो नियम लागू हुआ है, ये बनाया गया है सीईटी एग्ज़ाम, इसका फ़ायदा तभी है जब वैकेंसी प्रॉपर आए, तभी इसका फ़ायदा। अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो ये सीईटी एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है। अगली बात करते हैं क्या हुआ इसमें। तो यानी कि ये एग्ज़ाम 6 महीने पर होगा तो 1 साल में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, और हाँ इसमें 3 एग्ज़ाम है। जैसे मान लेते हैं कि एक 10th स्टैंडर्ड का होगा, एक 12th का होगा, एक ग्रेजुएशन का होगा। ये 3 स्टैंडर्ड के पेपर होंगे। जैसे कोई स्टूडेंट है वो 10th कर कोई वैकेंसी आती है उसमें अप्लाई कर सकता है, तो उसके लिए सीईटी का एग्ज़ाम अलग होगा। 12th करके
जैसे मान लेते हैं रेलवे की वैकेंसी है, इसमें हम 12th करके ग्रुप डी की कर सकते हैं, 12th करके ग्रुप डी का फॉर्म भर फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए 12th का CET एग्ज़ाम अलग होगा और ग्रेजुएशन का जैसे SSC का हो गया, मान लेते हैं CGL WGL हो गए, तो इनके लिए क्या होगा, ग्रेजुएशन वाला होगा CET। तो यानी कि CET जो एग्ज़ाम है वो 10th स्टैंडर्ड के लिए अलग होगा, 12th स्टैंडर्ड के लिए अलग होगा और ग्रेजुएशन के लिए अलग होगा। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम ग्रेजुएशन वाला CET एग्ज़ाम क्वालिफाई करके 10th वाले में भी अप्लाई कर दें और 12th वाले में भी अप्लाई कर दें, तो नहीं हो सकता। ये जो जिस स्टैंडर्ड का CET एग्ज़ाम होगा उस स्टैंडर्ड के वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो तीनों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगा, 10th 12th और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के लिए। ये बात होगी हमारी। और इसमें क्या हुआ है बदलाव, और एक बदलाव इसमें ये हुआ है कि अभी तक हमारे हिंदी और इंग्लिश में पेपर होते थे सिर्फ 2 लैंग्वेज में। अब क्या किया गया है, इसमें 12 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है कि 12 लैंग्वेज में पेपर होगा हमारा। तो 12 लैंग्वेज में पेपर होगा, ये बात चल रही, 12 लैंग्वेज में भी पेपर होगा। एक ये बात हुई, अभी तक हमारा सिर्फ 2 लैंग्वेज में पेपर हो जाता था, हिंदी में इंग्लिश में, लेकिन अब 12 लैंग्वेज में पेपर होगा। और इसमें क्या हुआ, एक डाउट ये भी आ रहा है कि सर आरक्षण किसको किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो आरक्षण जो है वो हर वर्ग को मिलेगा, यानी कि आरक्षण हर वर्ग को मिलेगा, ये नहीं कि किसी को ना मिले। और इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, तो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हमने लिख दिया है। तो इसका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदे रहते हैं कि थोड़ा काम कम रहना। और इसमें एक और बात हुई कि जो सर इसके सेंटर होंगे, वो सेंटर कहा गया है कि 1000 इसके सेंटर बनेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि पर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर की बात की जा रही है कि एक सेंटर इसका हो, एक सेंटर बनाया जाए, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में। तो 1000 सेंटर की बात कही गई है, 1000 सेंटर की बात कही गई और हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर की मांग है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाने की बात हुई है। तो और ये सर लागू कब से होगा, ये जो एग्ज़ाम है 2020 से तो लागू नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2020 में सिर्फ 2-3 महीने हुए थे, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अब बचा क्या है इसमें, ये समझ लो 2020 ऐसे ही चला गया। तो ये जो स्कीम है, यानी कि ये जो CET एग्ज़ाम है वो 2021 से लागू हो जाएगा। तो 2021 से ये CET एग्ज़ाम हमारा लागू हो जाएगा और इसके 1000 सेंटर बनाने की मांग है। 1000 सेंटर कहा गया है कि बनाए जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर की बात कही गई है। और इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस पर थोड़ी सी बात करते हैं। सिलेबस का भी कुछ पता नहीं है, अभी सिलेबस की कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है कि इसका सिलेबस डिक्लेयर्ड नहीं किया गया है। तो इसमें हम अपने हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें SSC था, बैंक था और रेलवे था। SSC, बैंक, रेलवे, SSC, बैंक और रेलवे, ये 3 एग्ज़ाम हैं। तो हम जानते हैं इसमें इंग्लिश भी, इंग्लिश इसमें मेन रोल अदा करती है। बैंक में क्या होता है, रीजनिंग, मैथ सब होती है। और इसमें क्या हुआ, इसकी रीजनिंग, इसमें रीजनिंग ज़्यादा रोल प्ले करती है। और इसमें क्या होता है, GS वाला पोर्शन। तो इंग्लिश और मैथ तो इसमें भी होती, इसमें भी होती, इसमें भी होती। तो मैथ, यानी कि ये 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, इन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। यानी कि ये 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये 50-50 नंबर के कर दिए जाएँ चारों, यानी कि 200 नंबर का पेपर हो जाएगा और उसमें ये चारों सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ये इसका शायद सिलेबस होगा, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है ऑफिशियली, ये हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं क्या हो सकता है, क्योंकि इन 3 एग्ज़ामों में यही मेन रहता, इसलिए हमने ये बताया कि ये क्या हो सकता है। इनमें 50-50 नंबर के सब पूछे जा सकते हैं और 50-50 नंबर के चारों सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो अनुमान यही है कि यही रहेगा। इसका पैटर्न क्या है, हमने इसके प्रॉफिट बता दिए, क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट इसका तभी है जब प्रॉपर वैकेंसी आए, ये नहीं कि CET एग्ज़ाम हर 6 महीने में हो रहा है
और वैकेंसी का कोई पता नहीं, तो हमें CET एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके क्या करेंगे, ये तो हमारी जब वैकेंसी आएंगी उन्हीं पर अप्लाई होगा ना। तो अगर वैकेंसी ही नहीं है तो हम CET एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कोई फ़ायदा नहीं कर सकते हैं। फ़ायदा क्या समझ लेते हैं, उसका यूज़ ही खत्म हो जाता है। जब वैकेंसी ही नहीं है तो हम अप्लाई किस पर करेंगे, एलिजिबल किसके लिए होंगे। यानी तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए प्रॉपर वैकेंसी आना आवश्यक है। यानी कि अगर वैकेंसी आ रही है तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, अगर वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है तो ये अच्छी स्कीम नहीं है। तो CET और NRA में बस इतनी ही बात थी। बहुत कन्फ्यूज़न था बच्चों को, क्या है सर CET और NRA। तो उम्मीद करते हैं CET समझ गए होंगे आप क्या है, NRA भी समझ गए होंगे क्या है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।